हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये मेरी साइंस सीरीज का चौथा वीडियो है। आज हम स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो मेरा साइंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है। और मैं फिर से आज आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस लाया हूँ, जो मुझे उम्मीद है आपको समझने में ज़्यादा मदद करेंगे। हम पिछले वीडियोस की तरह ये सिमुलेशन डिस्क्रिप्शन में हैं, आप इनके साथ देख सकते हैं, आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इनको अपने समझने में मदद कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझने में बहुत मदद करेंगे। ये मेरी जैसे मैंने बोला था, ये सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे होंगे। मैंने साइंस के और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस भी दिखाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जब भी आप रात में किसी भी चीज़ को या दिन में भी अगर देखते हैं, हम स्काई में देखते हैं, तो हम कोई भी चीज़ें दिखती है हमको। अगर सन दिखता है हमको सूरज दिखता है, हमको तारे दिखते हैं, हमको मून दिखता है, तो उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये एक टर्म हम यूज़ करते हैं उनके लिए, उनके बारे में बात करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमको क्या सीखना है, जब हम इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में जानकारी जानते हैं, उनके बारे में और पढ़ाई करते हैं और समझते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है और बहुत आपके पास बहुत जानकारी देती है और बहुत यूनिक चीज़ होती है, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, आपने किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम में या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो अर्थ के हमारा सबसे क्लोज, और जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमने एस्ट्रोनॉमी शुरू की थी जब इस फील्ड में, तो सबसे पहले हमारी बात हुई थी द मून के बारे में, चांद के बारे में, मून के बारे में। तो मून क्या होता है? तो जैसे हम जानते हैं, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ये, कि हमारा अर्थ जो है, जो सन के अराउंड घूमता है, तो हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है। वैसे ही जो चांद है, जो मून है, वो हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। जैसे ये आप सिमुलेशन देख सकते हैं, ये हमारे अर्थ को दिखाता है। ये अर्थ है, ये चांद है और ये हमारा सन है काफ़ी बड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आधा एरिया लाइटेड होगा और आधा एरिया डार्क होगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि चांद कैसे हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, हम ऐसा देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर कभी आपने देखा होगा कि मैं आप ही के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी चांद हमको पूरा सर्कल दिखता है, एकदम परफेक्ट सर्कल दिखता है, कभी हाफ चांद दिखता है, कभी ईद का चांद जो एकदम पतला सा चांद दिखता है, कभी चांद दिखता ही नहीं है। तो मैंने ऐसे अलग अलग चांद की जो दिखता है, जो रूप दिखते हैं, इनको बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। इनको बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्यों हैं। तो सबसे पहले हमारी समझने की बात है कि चांद इज द मून इज नॉट अ लाइट सोर्स, माने चांद से लाइट निकलती नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में एक ही मेन लाइट सोर्स है, जिसको हम सन बोलते हैं, जो हमारा सन है, जो सूरज होता है, जिसकी रोशनी अभी मेरे पास आ रही है, जैसे आपको अगर दिख सकता है। तो हमारा जो सन होता है, उससे ही रोशनी आती है। और चांद क्या होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रात में अगर आपने कभी देखा हो तो चांद से तो रोशनी दिखती है, माने चांद ब्राइट दिखता है। उसका रीज़न ये है कि जो सन की रोशनी होती है, वो यहाँ पे अगर मैं ऐसे चांद को यहाँ रख दूँ, तो सन की रोशनी, जैसे आप मेरे माउस को देख सकते हैं, तो चांद जो सन की रोशनी है वो सीधे जाके चांद को लगती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखती है। जैसे हम यहाँ आदमी खड़ा है, तो सन की रोशनी सीधे चांद को लगती है और रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखती है। तो हमको ऐसा लगता है कि चांद बहुत ब्राइट है और हमारे आंख को चांद से रोशनी मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। द मून इज ओनली विजिबल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो सन जो रिफ्लेक्ट करता है रेज, उसी की वजह से हमको मून दिखता है। अब हम समझते हैं मून के फेजेस क्या होते हैं। तो मून के जैसे कुछ मेन फेजेस जैसे मैंने समझाए थे, एक फुल मून जो होता है, जो पूरा मून होता है, हाफ मून होता है, क्रिसेंट मून जो एकदम पतला वाला मून होता है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं मून के, और ये मेन मून की पोजीशंस होती हैं। और ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है। तो जो कैसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे हमने शुरू किया था, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम 0 पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
टाइम सिंस न्यू मून 0 days 0 hours, माने ये न्यू मून है। तो अभी जो हम देख सकते हैं एकदम न्यू मून है। अगर मैं देखूंगा कि न्यू मून जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है, धीरे 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 स्टार्ट हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे सन आता है और सन जब सेट होता है तो हम देख सकते हैं कि मून नहीं है, मून दिस इज अ न्यू मून। माने हम देख सकते हैं कि एकदम पतला सा मून, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम पतला क्रिसेंट शेप मून दिख रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। फिर से ये मून होते क्यों हैं? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सन्स रिफ्लेक्शन। जो हम जो देखते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमको उतने ही एरिया में सन का रिफ्लेक्शन दिखता है, और बाकी एरिया में सन का रिफ्लेक्शन हमको दिखता नहीं है, तो वो डार्क पोर्शन होता है। दिस इज द इल्यूमिनेटेड पोर्शन, जो हमारा जो इल्यूमिनेटेड माने जो ब्राइट, जो हम लोग को जिसमें रोशनी जा रही है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड। तो जैसे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं कुछ दिन, जैसे हम देख सकते हैं 2 दिन हो गए, अब 3 दिन हो गए, तो हम देख सकते हैं कि जो इल्यूमिनेटेड जो एरिया है, जो हमारा क्रिसेंट है, वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे धीरे 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 देख सकते हैं कि हम हाफ से और ज़्यादा हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा चांद यहाँ शुरू हुआ था और उसने 1/4 से ज़्यादा कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि वो हाफ से ज़्यादा है। तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और ये हम देख सकते हैं हमारा फुल मून। हम देख सकते हैं ये पूरा परफेक्ट मून, दिस इज द फुल मून जिसको हम बोलते हैं। और आपने जैसे इंडिया के कल्चर में, हिंदू कल्चर में, इंडिया कल्चर में बहुत मून को इंपॉर्टेंस होती है। जैसे दिवाली होती है तो हमेशा फुल मून की नाइट पे होता है। ये बहुत सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं पूरी मून की नाइट पे, या अलग मून के रेलेवेंस से होता है। ईद माने अलग रेलेवेंस होता है, तो उसका माने हर चीज़ का अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो हम वही देख सकते हैं। तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि मून धीरे धीरे फिर से कम हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फिर से ये हाफ मून पे चला, हम हाफ मून पे आ गए हैं। तो ऐसे ही हम लोग के मून के फेजेस होते हैं। और जैसे ही हम देख सकते हैं कि कितने दिन हुए मून को जब वो वापस जाके फिर से न्यू मून बनता है। रफली हमारे टाइम पीरियड में हम ये 29-30 डेज के आसपास होता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो अगला मंथ शुरू होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे अराउंड 30 डेज ही होते हैं। और ये 31 डेज जितने होते हैं ये मून की साइकिल पे बेस्ड होते हैं। तो हम लोग का जो मंथ का डिवीजन होता है वो मून की साइकिल पे होता है। तो हम वैसे ही देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फिर से हम जाएंगे तो फिर से वैसी हाफ मून से धीरे धीरे बढ़ते 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 साइकिल बढ़ती है। तो हम वैसे देख सकते हैं। तो एक एक दिन पे हम लोग देख सकते हैं कि बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं मून के फेजेस। और ये मून के अलग अलग फेजेस जो होते हैं। अब मून की कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप मून का ये फ़ोटो देखेंगे, अगर आप ध्यान से ये मून का फ़ोटो देखें, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि आपको मून की कुछ अलग अलग सरफेस में कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं ब्राइट दिख रहा है। तो मून की सरफेस पे क्या होता है, जब एस्ट्रोनॉट्स जब हम लोग जब सरफेस पे पहुंचे, तो हमने देखा कि मून की सरफेस पे बहुत सारे दरार थे। माने गड्ढे थे, बहुत ही अनइवन सरफेस थी, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर। माने गड्ढा था या बहुत ही अनइवन सरफेस था, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर। तो बहुत सारे माने गड्ढे थे, बहुत पहाड़ टाइप, बहुत माने पहाड़ भी थे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो क्रेटर होते हैं। और इसका ये हमारे बहुत सारे जब पत्थर, अगर स्पेस से पत्थर गिरते हैं तो उसी की वजह से होता है। और इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे। इसके अलग मून की सरफेस पे हम और बात कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है। माने जैसे एटमॉस्फेयर जैसे अर्थ की सरफेस पे होता है, माने ऑक्सीजन जो होता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वो मून की सरफेस पे नहीं होता है। इसी की वजह से मून की सरफेस पे लाइफ नहीं होती है। तो माने नेचुरल बॉर्न लाइफ मून की सरफेस पे नहीं होती है। हम मून की सरफेस पे जाते हैं क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है, उसी की वजह से अर्थ के पास माने वाटर होता है, और इसी की वजह से लिविंग कंडीशंस अर्थ पे प्रिजर्व रहती हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। चलिए, अब मून के बारे में काफ़ी बात की। चलिए अब सोचिए, अब रात हो रही है, तो अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? चांद को तो देख ही सकते हैं, लेकिन चांद के अलावा और क्या होता है? हाँ, स्टार्स। तो जैसे छोटे छोटे तारे होते हैं स्काई में, जिनको हम बोलते हैं स्टार। तो ये ब्राइट हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग को देखते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि हमारा सन जो होता है, जो हम लोग को दिन में दिखता है, वो भी एक स्टार होता है। यही सन, ये भी एक स्टार होता है। तो आपने एकदम सही सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो अभी समझ लीजिए कि ये जो सन होता है ये भी इसको एक स्टार होता है। पर अगर आप सोच रहे होंगे लेकिन ये तो हमको बहुत बड़ा दिखता है, तो हमारे जो तारे होते हैं वो तो छोटे क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सन हमारे काफ़ी क्लोज है।
ये है काफ़ी दूर पर, लेकिन हमारे दुनिया के माने हमारी यूनिवर्स के टर्म्स में ये काफ़ी पास है। और वो जो जो स्टार हमको तारे स्काई में देखते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो हमको छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन असलियत में वो हमारे सन से भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं साइज़ में। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ जो होते हैं, अगर आप ये स्टार्स को देखते हैं, अब स्टार्स जैसे हम लोग को काफ़ी रैंडम पैटर्न में देखते हैं, पर इसमें काफ़ी हज़ारों सालों से माने लोगों ने उसमें कुछ पैटर्न देखे हैं कि अगर मैं इन स्टार को जोड़ दूँ तो मुझे इसमें से ये दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो ये कॉन्स्टलेशन टर्म दिया गया है तारों को। तो जब हम तारों से कुछ कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, माने जैसे हम पैटर्न देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं, कुछ शेप जैसे सर्कल बन जाता है, स्क्वायर बनता है, तो इससे हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ कॉन्स्टलेशन की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। तो ये मुझे नासा की वेबसाइट से मिला है। तो ये कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन होते हैं। तो जैसे हम इसमें अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, जैसे सैजिटेरियस होता है, कैप्रिकॉर्न माने जैसे हम लोग को कोई जानवर की तरह दिख सकता है, लीब्रा दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशन के नाम होते हैं। एक होता है अर्सा मेजर जो भालू की तरह दिखता है, जो कुछ स्टार्स को मिला के होता है, जिसको बिग डिपर भी बोलते हैं, जिससे वो चम्मच की तरह दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं हमारे स्काई में, काफ़ी जगह होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। अब लेकिन एक स्टार जो बहुत ही अलग दिखता है, जो हमको हमेशा, लेकिन ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, जैसे अर्थ मूव करता है ये हमको हिलते हुए दिखते हैं, तो कॉन्स्टलेशंस हिलते हैं। पर एक स्टार जो होता है जो हमेशा एक ही जगह पे रहता है। लेकिन आप वो सोचिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा अर्थ तो रोटेट करता है, तो वो एक जगह में कैसे हमको दिख सकता है, क्योंकि वो अर्थ के एकदम ऊपर होता है। चलिए मैं आपको इसकी भी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ घूम रहा है, उसका एक्सिस है जिस पे वो घूम रहा है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे अर्थ के ऊपर एक स्टार है जिसको हम बोलते हैं पोलारिस। पोलारिस स्टार का नाम है पोलारिस। इसको हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। पर इसकी खास बात यह है कि ये हमारी अर्थ के जस्ट ऊपर है, और ऐसे है कि मैं अर्थ पे कहीं भी रहूं और अर्थ घूमती रहे, वो स्टार हमेशा उसी जगह पे रहता है और वो हमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो जैसे ये काफ़ी हज़ारों सालों से यूज़ हुआ है। जैसे अगर आप शिप में होते हैं तो शिप में नेविगेशन के लिए होता है कि माने ये स्टार हमेशा नॉर्थ दिखाता है, तो आप उसको देख के आप ट्रैवल कर सकते हैं कि इसको वो, क्योंकि वो हमेशा स्टार कुछ भी हो जाए वो स्टार हमेशा नॉर्थ को दिखाता है और वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। तो अगर आप सोच सकते हो उससे क्या देख सकते हैं कि जो बाकी कॉन्स्टलेशंस हैं वो उसके अराउंड घूमते हैं, तो माने वो उसके अराउंड घूमते हैं, तो ऐसा भी सोच सकते हैं, तो उसके अराउंड हमको दिखते हैं। तो वो हो गया हमारा पोल स्टार। और जैसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कॉन्स्टलेशंस के कुछ इंटरेस्टिंग मैं कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, हमारा सोलर सिस्टम। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सिमुलेशन है। ये शायद थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, पर इसको अभी ज़्यादा मैंने टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं तो इसमें आप क्या देख सकते हैं। अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम की फ़ोटो देखी होगी तो ये आपको शायद थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये बीच में जो हमारा बड़ा सा एक जो दिख रहा है, जो हम लोग को ब्राइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये सन, हमारा सूरज, जिससे हमको रोशनी मिलती है, जिसके अराउंड बाकी हम प्लैनेट, बाकी चीज़ें उसके अराउंड घूम रही हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है इस एरिया में। इसके अलावा हम और चीज़ें देख सकते हैं जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं इनके अराउंड। तो ये जो सर्कल टाइप चीज़ें दिख रही हैं ये होते हैं प्लैनेट्स। इसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, हमारा प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं अर्थ। तो ये है प्लैनेट्स। अब ये आपको जो सर्कल जैसी लाइंस दिख रही हैं, कहीं सर्कल होंगी, कहीं अलग शेप की होंगी, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ये ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और ये प्लैनेट्स किसी ना किसी चीज़ के चक्कर लगाते हैं, जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी प्लैनेट्स हैं। तो चलिए सबकी थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लैनेट हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। इसको हम बोलते हैं, ये सबसे पहला प्लैनेट है जो सन के सबसे पास है।
मर्क्यूरी, इसको हिंदी में बुध बोलते हैं, बुध प्लैनेट, और ये सबसे पास प्लैनेट है मर्क्यूरी। और इसको देखना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये सन के एकदम पास है, और इसके पास ले जाना, सैटेलाइट्स ले जाना है, कुछ भी ले जाना हमारे मुश्किल होता है क्योंकि सन उसको जला देता है। और इसीलिए इसके ऊपर लाइफ भी जिंदा नहीं रहती है क्योंकि ये सन के इतना पास है कि कोई लिविंग चीज़ जिंदा ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि इतनी गर्म होती है, इस प्लैनेट की सरफेस इतनी गर्म होती है कि हम लोग को नहीं दिख सकता है, कि माने बहुत रहना पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस को हिंदी में हम बोलते हैं शुक्र। तो माने वीनस हमारे अर्थ की स्काई में सबसे पास प्लैनेट दिखता है, और वीनस हमारा सेकंड प्लैनेट है, जिस वीनस शुक्र। इसके बाद तीसरा प्लैनेट है हमारा प्लैनेट अर्थ या फिर पृथ्वी, जिसको हम बोलते हैं। अर्थ की सबसे खास बात यह है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में एक लौता प्लैनेट है जिसके पास एक एटमॉस्फेयर है, जिसके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जिसमें इंसान जिंदा रह सकता है, जिसमें जीवन जिंदा रह सकता है। जितना हमको अभी तक मालूम है कि अर्थ इज द ओनली पॉसिबल लिविंग प्लेस, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर है। एक और टर्म सीखिए, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जिसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से पौधे उगते हैं, जिसकी वजह से जानवर जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा प्लैनेट आता है मार्स, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मार्स या फिर मंगल। तो ये चौथा प्लैनेट होता है। इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। ये लाल रंग का प्लैनेट, ऑरेंज लाल रंग का आपको प्लैनेट एक दिखता है, जिसको हम बोलते हैं मार्स, लाल रंग का प्लैनेट, जिसको मंगल बोलते हैं। तो इसके पास आपने कहीं देखा होगा कि माने शिप्स जा रहे हैं। इंडिया के भी काफ़ी स्पेस ऑपरेशन माने इंडिया ने भी किया है। मंगल, जैसे आपने सुना होगा, मंगलयान करके एक ऑपरेशन हुआ था जो बहुत फेमस था, तो उसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च हुई है हाल ही में स्पेस में, मंगल के बारे में। अगर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो प्लैनेट जो हम लोग के ज़्यादा पास है, वो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी हिल रहे हैं। वो जल्दी ऐसे नहीं हिल रहे हैं, पर क्योंकि उनके ऑर्बिट ज़्यादा छोटे हैं, वो हमको लग रहा है कि वो ज़्यादा जल्दी हिल रहे हैं। ठीक है, अब अगला हमारा प्लैनेट हमारी लिस्ट में आता है, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और उसके उस प्लैनेट के अंदर जैसे सोचिए, जैसे माने 1500 1300 के आसपास अर्थ फिट आ सकती हैं, वो इतना बड़ा प्लैनेट है, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर या बृहस्पति बोलते हैं उसको हिंदी में। और जुपिटर के सब काफ़ी माने सैटेलाइट्स भी होते हैं। अब सैटेलाइट क्या हुआ? सैटेलाइट वो चीज़ होती है जो हमारे प्लैनेट के अराउंड घूमती रहती है। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, जिसको मून बोलते हैं, और ऐसे ही जुपिटर के कई सारे मून हैं। जुपिटर के कुछ 70 या ऐसे कुछ नंबर के आसपास जुपिटर के मून हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या प्लैनेट आता है, इसको हम बोलते हैं सैटर्न। सैटर्न या हिंदी में इसको शनि बोलते हैं। ये प्लैनेट शायद आपने फोटो में देखा होगा, जिसके अराउंड कुछ रिंग्स होती हैं या कुछ माने आपको दिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम सैटर्न। ये रिंग्स शायद अगर असली में हम आंखों से देखेंगे तो नहीं दिखती हैं, पर अगर हम टेलीस्कोप के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू देखते हैं तो हमको ये दिखती हैं। और ये रिंग असली में रिंग नहीं होती है, पर ये रिंग्स माने बहुत सारे माने लाखों हज़ारों करोड़ों साल से ये पत्थर से बने होते हैं, और ये इसमें माने धूल पत्थर ये सब से बन के ये रिंग्स हमको दिखती हैं। अब सैटर्न के बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद हमारा लास्ट प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में होता है नेपट्यून। ये दो हमारे सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, और इनको केवल सबसे बड़े टेलीस्कोप्स के थ्रू देखा जा सकता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि माने हम जैसे मैंने बोला था कि जितना दूर जाते हैं हमारे प्लैनेट्स उतना धीरे मूव कर रहे हैं, देखते हैं। जैसे अगर मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ, प्लैनेट जिस तरह हम लोग को सिमुलेशन में दिख रहा है कि हर सेकेंड माने हम देख सकते हैं कि हर सेकेंड में 6 मंथ चलेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर के प्लैनेट्स बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, और उसी स्पीड पे हमारे बाहर के प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हमको शायद धीरे लगे क्योंकि उनके ऑर्बिट ज़्यादा बड़े होते हैं। जितना हम बाहर जाते हैं उतना ऑर्बिट उनके बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस थोड़ा धीरे कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ लग रहा है। चलिए, अब हमारे प्लैनेट के 8 प्लैनेट हो गए सोलर सिस्टम में। लेकिन अगर आपने इसमें शायद ध्यान से देखा होगा तो आपको एक और प्लैनेट दिख रहा होगा यहाँ साइड में। ये प्लैनेट नहीं है,
ये अगर आपने कुछ साल पहले पूछा होता, जैसे 2006 से अगर आपने पहले पूछा होता, तो ये इसको एक प्लैनेट बोलते, लेकिन 2006 में इसको हम प्लैनेट नहीं, उसके बाद इसको प्लैनेट नहीं माना गया है। ये होता है, ये इसको बोलते हैं हम प्लूटो। प्लूटो जैसे बहुत सारे हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं प्लूटो जैसी, जिसको हम प्लैनेट्स नहीं मानते हैं। चलिए, अब स्पेस में अगर आपने इसमें हमारे सोलर सिस्टम में ध्यान दिया होगा, तो प्लैनेट्स और सन के अलावा, हमारे सन और प्लैनेट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे प्लूटो अगर प्लैनेट नहीं है तो वो क्या है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे स्पेस में बहुत सारे पत्थर होते हैं जो हिलते रहते हैं, जो माने स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो हमारे स्पेस में पत्थर होते हैं जिनको हम टेलीस्कोप्स के थ्रू देखते हैं। अब एस्टेरॉइड जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो कुछ मेन जगह होती हैं। जैसे एक एस्टेरॉइड जहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मार्स और हमारे जुपिटर के बीच में काफ़ी जगह हम देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक और एरिया नेपट्यून के, हमारा जो आखिरी प्लैनेट है, उसके बाहर में जो एरिया है उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से प्लूटो भी उन्हीं के पार्ट में आता है। और उन प्लूटो जैसे बहुत सारे ऐसे माने एस्टेरॉइड माने दिखते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें दिखती हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो चीज़ जो ऐसे आपको जैसे दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट, तो जैसे ये हमारे कॉमेट जो ऐसे पत्थर जो ऐसे गिरते हुए पत्थर की तरह दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉमेट। ये कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड, हमारे सन के अराउंड घूमते हैं, पर इनके ऑर्बिट्स थोड़े अलग से जैसे आपको दिख सकते हैं, माने इनके इतने सही ऑर्बिट्स नहीं लग रहे हैं प्लैनेट्स की तरह। तो जैसे ये आप देख सकते हैं इतने वियर्ड से ऑर्बिट, जैसे आप ये देख सकते हैं कोई साइड में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये पत्थर जो हमारे ऑर्बिट में लॉक हो जाते हैं, ये काफ़ी साल बाद आते हैं। जैसे एक ऑर्बिट जो एक बहुत फेमस कॉमेट है जिसको हम बोलते हैं हैलीज कॉमेट, हेलीज कॉमेट जिसको हम बोलते हैं, जो हर 76 ईयर्स के बाद हमारे पास दिखता है। और ये हर 76 ईयर्स में हमारे अर्थ से हम लोग इसको देख सकते हैं, जो हमारे अर्थ सन के अराउंड घूमता रहता है। इसके अलावा और क्या होते हैं, जिनको एक और चीज़ होती है जिनको बोलते हैं हम मीटियोर्स। मीटियोर्स जिसको अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, तो अगर आपने कभी सुना हो शूटिंग स्टार हो, या फिर ऐसे गिरता हुआ तारा या शूटिंग स्टार या ऐसी कुछ, जो जैसे आपको कभी कभी शाम को माने ब्राइट अगर कुछ दिखे तो उसको हम बोलते हैं मीटियोर। तो वो क्या होता है, जो पत्थर, एक स्पेस का पत्थर जो हमारी ओर जो माने किसी प्लैनेट पे गिरता है या गिर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मीटियोर्स होते हैं जो आते हैं, वो इतनी तेज़ स्पीड पे आते हैं कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और वो माने सरफेस तक पहुंचते नहीं हैं। पर कुछ मीटियोर्स जो ऐसे होते हैं जो हमारी सरफेस तक पहुंचते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। माने वो मीटियोर जो हमारी सरफेस तक पहुंच जाते हैं और हमारी सरफेस पे गिरते हैं, उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। एक बहुत फेमस मीटियोराइट वो था जिसने माने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। तो वो एक काफ़ी फेमस मीटियोर था जिसने माने मीटियोराइट था जिसने जो आया, माने बहुत सारे थे और जिनने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया, जो मीटियोराइट था। तो अब मीटियोराइट अगर ऐसे अगर इतनी स्पीड से आता है कि तो उसके पीछे हम लोग को कुछ दिखता है जिसकी वजह से वो टूटता तारा माने शूटिंग स्टार की तरह दिखता है, जिसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। ना सैटेलाइट दो टाइप की होती हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट माने जैसे चांद की तरह, या फिर जैसे जुपिटर के जितने चांद या सैटर्न के जितने चांद, वो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जो माने नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, जैसे चांद। पर दूसरा जो हम जैसे पढ़ा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम लोग को टीवी देखने में मदद करते हैं, बहुत सारे काम के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वेदर के बारे में देखने के लिए, टीवी या रेडियो सिग्नल के लिए, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स माने सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाया है, जो हमने बनाया है। तो सैटेलाइट्स हमारी स्पेस की कुछ सैटेलाइट, जैसे फेमस सैटेलाइट, जैसे जो इंडिया ने काफ़ी सैटेलाइट बनाई है। अब सैटेलाइट्स हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स हमारी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप टीवी देखते हैं तो वो सैटेलाइट की वजह से ही होता है। तो जैसे क्या होता है, वो सिग्नल हमारी सैटेलाइट तक ट्रैवल करता है, उसके बाद वो डिश पे ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से हम टीवी देख पाते हैं। अगर आप टाटा स्काई या कुछ भी अगर टीवी देखते हैं तो वो उस सैटेलाइट की वजह से ही होता है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल टॉपिक शायद हो सकता है, और तो इसको समझने में काफ़ी मदद आएगा। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप आगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी मदद भी करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक ने आपकी मदद की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सिलेबस में भी आता है, ग्रेड 8 के सिलेबस में आता है मेरे ख्याल से, और थोड़ा आगे भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मुझे उम्मीद है इसने आपकी मदद की।
और ये सिमुलेशंस, मैंने जितनी फ़ोटोज़ या सिमुलेशंस हैं सब डिस्क्रिप्शन में होंगे वीडियो की। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ये वीडियो अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको शायद ये मदद कर पाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि इसने आपकी मदद की। और आगे प्लीज़ देखते रहिए, मैं और वीडियोज़ ऐसे बनाते रहूँगा जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो साइंस के आपके सिलेबस में हों या ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हों। थैंक यू।